हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जून 2024 अटेम्प्ट में जो आपका लॉ और अकाउंट्स यानी कि जो आपका सेक्शन 1 होता है सीएमए फाउंडेशन के पेपर का, वो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी 100 क्वेश्चंस हैं वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली अगर फर्दर कोई अपडेट आता है बाद में इन फ्यूचर, तो उसके लिए आप पिन कमेंट चेक कर सकते हो अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज रहती है आंसर में। ठीक है, चलो तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कौन से हाउस में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है? बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं ये सोचकर कि बोथ द हाउसेस यहाँ पर आंसर होगा, बस इसका आंसर होगा लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस पूछा गया था आपसे। ठीक है, सेकंड है कंसिडरेशन कंटेम्पलेटेड अंडर इंडियन लॉ इज। तो इंडियन लॉ के अंदर कौन सा कंसिडरेशन कंटेम्पलेट किया गया है यहाँ पर? तो चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर कंसिडरेशन हो, यहाँ पर कंटेम्पलेट किया जाता है। ओके, उसके बाद द टर्म अनपेड सेलर इंक्लूड। अनपेड सेलर जो टर्म है, इसमें कौन सी चीज यहाँ पर इंक्लूड की जाती है? तो क्या वो बायर का एजेंट है, या वो सेलर का एजेंट है, या वो एजेंट है कैरियर या ट्रांसपोर्टर के, या ऑल ऑफ दिस? तो वो एजेंट का सेलर है, क्योंकि अनपेड सेलर के बिहाफ में हम उसके एजेंट के साथ ही डीलिंग कर सकते हैं, तो इसीलिए वहां पर एजेंट ऑफ द सेलर आएगा। एक ऐसा एग्रीमेंट विल बी अनलॉफुल इफ। एन एग्रीमेंट विल बी अनलॉफुल इफ मतलब अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो कि अनलॉफुल है, किस कंडीशन में? तो देयर इज नो कंसेंट, कंसेंट इज नॉट फ्री, देयर इज नो कंसिडरेशन, और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो इसका आंसर है ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब लॉ नहीं अलाउ नहीं किया आपको, उसको फॉरबिड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? अनलॉफुल माना जाएगा। अनलॉफुल पूछा गया था ना, वॉइड नहीं पूछा गया था। फीडबैक इज नीडेड इन विच वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो कौन से वे ऑफ कम्युनिकेशन में आपसे फीडबैक माना जाता है? तो टू वे कम्युनिकेशन, जहां पर आप उसको मैसेज करते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको रिप्लाई करके बताए कि उसकी तरफ से हाँ है या ना है। ओके, पर्सनल लॉस का मतलब क्या होता है? तो पर्सनल लॉस बच्चों जो कि अलग अलग लॉज होते हैं, हिंदूज के होते हैं, मुस्लिम्स के होते हैं, क्रिश्चियनिटी के होते हैं, सबके अपने अलग अलग लॉज बनाए जाते हैं रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। ये सब टाइप के जो लॉज होते हैं जो कि कस्टम द्वारा जनरल प्रैक्टिस में चलते जा रहा था और बाद में हमने उसको कोडिफाई कर दिया। दोज आर पर्सनल लॉस। ठीक है, दोज आर पर्सनल नेचर लॉस। ओके, एग्रीमेंट बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ। तो हस्बैंड वाइफ के बीच के एग्रीमेंट को हम डोमेस्टिक एग्रीमेंट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, फिर अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड बाय प्रोमिसर। प्रोमिसर का कोई एजेंट हो या प्रोमिसर का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, तो कोई भी इनमें से कोई भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। ओके भैया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो व्हेन अ बिल इज ड्रॉन एक्सेप्टेड और एंडोर्स फॉर अ कंसिडरेशन इट इज अ फिक्टिशियस बिल। तो ये आंसर गलत है, यही आपका फॉल्स। इसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है? ट्रू है आंसर। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। हाँ, जब चेक को हम डिमांड करते हैं तभी वो पेबल होता है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 एप्लीकेबल है पूरे इंडिया को? यस। राइटिंग इज इन डैश इन नेचर। तो राइटिंग जो है वो कौन से नेचर का होता है? तो राइटिंग यहाँ पर किस नेचर का होता है बच्चों? पर्सनल नेचर का माना जाता है। सेकेंडरी और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कैन नॉट गो बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ द एक्ट। ये आपके मॉड्यूल के एक लाइन से पिक की गई है। मॉड्यूल की एक पर्टिकुलर लाइन है जहां पर बोला गया है कि जो भी आपके सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस होते हैं वो बियॉन्ड एम्बिट ऑफ द एक्ट नहीं जा सकते। ये मॉड्यूल की एक लाइन से पिक करके यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, ओके, तो अगर आप ध्यान से मॉड्यूल पढ़े हो तो यू नो इफ अ पार्टी स्टैंड इन अ फिक्टिशियस रिलेशन टू अदर। तो इस सिचुएशन में अगर हम किसी के साथ में फिक्टिशियस नहीं, सॉरी, फिड्यूशरी, हाँ मैं वही सोचा फिक्टिशियस कैसे होगा। हाँ, तो अगर कोई पार्टी किसी के साथ में फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है, ओ माय गॉड, रिश्ता है, दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है, तो उस सिचुएशन में वह व्यक्ति डोमिनेट कर सकता है दूसरे की विल को। ही कैन डोमिनेट द विल ऑफ अदर। ठीक है, द टर्म प्राइस हैज बीन डिफाइंड इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सोगा के अंदर जो प्राइस है वो कहां पर डिफाइन किया गया है? सोगा जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, वहां पर जो प्राइस की डेफिनेशन है वो कहां पर डिफाइन की गई है? वो डिफाइन की गई है सेक्शन 210 के अंदर। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट क्रॉस अ चेक। तो कोई फॉरेनर जो है वो चेक को यहां पर क्रॉस नहीं कर सकता। मेथड ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज इज नोन एज चैनल। जिस चैनल से आप उसको डिलीवर कर रहे हो। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू है। तो केस लॉज क्या जुडिशियल प्रोसीजर्स है? नहीं, ये जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं। आपके मॉड्यूल में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है कि जो केस लॉज होते हैं वो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं। तो शायद आप पी पढ़ के गलत आंसर लिख के आ गए हो, पर आंसर उसका प्रोसीजर नहीं, प्रेसिडेंट है। कोई भी इलेक्टेड मिनिस्टर जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है? नहीं, उसके लिए मेजोरिटी चाहिए होती है। देयर इज नो पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिशमेंट होती है। और ओनली एक्स पास बाय द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटर, यानी कि जो स्टेट में लॉज बनाए जाते हैं वही लॉज कहलाते हैं। यस, दिस इज ट्रू,
कि बस पार्लियामेंट में और स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ पास करते हैं वही हमारी लॉ होती है। ओके, अब ये वाले में शायद आपसे गलती हो जाए, पंचायत जो है वो प्रोवाइड किया गया है पार्ट तुम्हारे 9 में, और म्यूनिसिपैलिटीज प्रोवाइड किया गया है पार्ट 9 के ए में। तो आंसर इसका बी होगा, म्यूनिसिपैलिटीज प्रोवाइडेड फॉर अथॉरिटी अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्ट 9 है। ओके, यस, ओके भैया। फिर उसके बाद है, देखो एक सेकेंड, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वॉइड एग्रीमेंट आर ऑलवेज इलीगल, और इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइडेबल, इलीगल एग्रीमेंट्स कैन बी रेटिफाइड बाय पार्टीज, इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड। तो ये करेक्ट है, इलीगल एग्रीमेंट्स हमेशा वॉइड होते हैं, इलीगल एग्रीमेंट्स हमेशा क्या होते हैं बच्चों, आपके वॉइड होते हैं यहाँ पर। ओके भैया, इसके बाद देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ओनली मूवेबल गुड्स आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोगा, सही है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब राइट इन पर्सोनेम होता है, ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स में है, फिल इन द ब्लैंक्स है आपकी मॉड्यूल की उसमें है, ठीक है। अगर आप ध्यान से मॉड्यूल करके गए थे तो बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल और एमक्यू जो इसी बाल का आपका एमक्यूपी था उससे भी 2 क्वेश्चन आए हैं। एग्रीमेंट टू सेल क्रिएट राइट इन रिम, ये गलत है, ये गलत है, और फिर उस हिसाब से बी और सी यहाँ पर नहीं होगा आंसर, आंसर होगा आपका सी, कि एग्रीमेंट टू सेल राइट इन रैम क्रिएट करता है, तो आंसर इज फॉल्स, नहीं क्रिएट करता है। ओके, यस। इसके बाद देखो बच्चों, देयर आर इंग्रेडिएंट्स और ऑफर्स अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, और पहली ही लाइन में हेडिंग में लिखा हुआ है 5 इंग्रेडिएंट्स, पहली ही लाइन में लिखा हुआ है 5 इंग्रेडिएंट्स। तो अगर आपने मॉड्यूल गो थ्रू किया है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। नीड ऑफ प्रॉपर ग्रामर और सिंटेक्स, करेक्टनेस के अंदर में आते हैं, कौन से सी के अंदर में आएगा? करेक्टनेस, प्रॉपर ग्रामर और सिंटेक्स यूज होना चाहिए ताकि करेक्ट आपके मैसेज डिलीवर हो सके, ठीक है। ग्रेस पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कितने बार बताना पड़ेगा? अकाउंट्स पे भी हम पढ़ चुके हैं, 3 days। ओके, यस। फिर एक्स कॉन्ट्रैक्टेड बाय टू एनक्रोच अपॉन जेड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जाके बेजा कब्जा करना, दिस इज इलीगल, वॉइडेबल नहीं, इलीगल, वॉइड नहीं, इलीगल। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज आर अवेलेबल टू एन अनपेड सेलर, अनपेड सेलर के पास क्या राइट होता है बच्चों? रीसेल करने का राइट होता है, मॉर्गेज करने का राइट नहीं होता है, कंज्यूम करने का राइट भी नहीं होता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ इतना ही राइट होता है कि जितने गुड्स थे उसी गुड्स की वैल्यू के जो सामान है वो रिकवर कर सकता है, तो इसलिए उसके पास रीसेल का राइट होता है कि उसके पास जो गुड्स है जो वो बेच दिया, पर उसके पास राइट आ गया अनपेड सेलर का, क्योंकि उसको पैसा नहीं मिला है, तो वो गुड्स को किसी और को बेच देगा, ठीक है। अब उसी का गुड्स है ना, बेचेगा ना किसी और को, मॉर्गेज वॉर्गेज क्यों करेगा बताओ? कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते थे, कॉमन सेंस लगा के, अगर मान लो कभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको एग्जाम में, भी आगे चल के इंटर में भी आएगा, तो आप कॉमन सेंस से आंसर यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो बायर के पास क्या राइट है कि वो रिफ्यूज नहीं कर सकता, उसको प्राइस देना पड़ेगा, वो डैमेजेस बस क्लेम कर सकता है, और वो गुड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है, तो आंसर है डी, ठीक है। वो गुड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। कौन सी बिजनेस कम्युनिकेशन में स्पीकर को क्लियरली स्पीक फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक, फॉर और अगेंस्ट द मोशन होता है डिबेट में? ओके, जब भी हम लोग किसी डिबेट कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं फॉर द मोशन या अगेंस्ट द मोशन। ओके, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू डिसएडवांटेज ऑफ रेफरेंसिंग, तो इट इज बेसिक ऑफ रिसर्च यूजिंग सेकेंडरी डेटा। ओके, तो ये एक बेसिस है जिससे हम रिसर्च कर सकते हैं यूजिंग सेकेंडरी डेटा। टू मच रेफरेंसिंग जो है कैन लीड टू लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, हमको डिसएडवांटेज बताना है, तो हाँ ये एक डिसएडवांटेज होता है कि बहुत ज्यादा रेफरेंसिंग कर दोगे तो फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्या ही लिखोगे। इट ब्रिंग्स अबाउट रिजिडिटी इन द रिसर्च एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, अगेन रिजिडिटी हो जाती है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ से वहां जाओ रेफरेंस करते हुए, तो ये दोनों डिसएडवांटेज यहाँ पर हो सकते हैं, तो आंसर इज डी। ओके, तो आंसर इज डी, बोथ बी और सी। ओके, इट इज कॉमनली यूज टू हाईलाइट सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो हम लोग हाईलाइटर यूज करते हैं, हाईलाइटर कलरफुल होता है, तो आंसर है कलर प्रिंटिंग, कलर प्रिंटिंग इज योर आंसर। ओके, यस। फिर इसके बाद बच्चों एफओबी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर्टी एंड रिस्क पास ऑन शिपमेंट, तो जैसे ही शिपमेंट तक पहुंचा है अब इसके बाद वो रिस्क ट्रांसफर हो गया, अब वो बायर का रिस्क है, बायर जाने उसका काम जाने, ठीक है। ओके, फॉर विच ऑफ दीज राइट ऑफ लियन कैन नॉट बी एक्सरसाइज बाय अनपेड सेलर, तो इनमें से किसी भी चीज के लिए आप राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आंसर ऑल ऑफ दीज है। डॉक चार्जेस के लिए, गोडाउन के लिए, या फिर तुम्हारे वेयर हाउसिंग चार्जेस के लिए। अनपेड सेलर गुड्स के लिए जो अमाउंट पेड नहीं है उसी के लिए वो राइट ऑफ लियन चार्ज कर सकता है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? द यूज ऑफ टच इन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड हैप्टिक्स, यस करेक्ट। चेंज ऑफ कमांड मीन्स लेवल ऑफ अथॉरिटी, यस। और सोशल मीडिया पोस्ट इज अ रिटन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो सोशल मीडिया में हम लोग पोस्ट करते हैं, क्या वो हम लोगों को फिजिकली दिखता है? यस। एडवर्टीजमेंट डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड
वेनालिसियम, तो ये है आंसर आपका डी, फॉल्स। ओके, फिर इसके बाद है बच्चों, इनमें से कौन सा नॉट एन एडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का एडवांटेज फास्ट नहीं है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मॉड्यूल में लिखा हुआ है फास्ट इज द एडवांटेज। फास्ट ग्रेप वाइन बन जाता है, ग्रेप वाइन फास्ट फ्लो होता है कम्युनिकेशन का, लेकिन वहां पर कम्युनिकेशन जो है उसकी रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है, सीक्रेसी भी खत्म हो जाती है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे किसको सेटिस्फाइड रहना है, तो मुझे पता है मॉड्यूल में आंसर सप्लायर दिया हुआ है, पर एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर को सेटिस्फाइड होना है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, सिलेक्ट द ऑड वन, इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है बच्चों, तो इसमें तो वैसे तो मैं 2-3 ऑड वन निकाल सकता हूँ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डीप मीनिंग्स, पर मुझे ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट सेल वर्ड के बेसिस पे ही निकालेगी, तो आंसर एस्टॉपल है, क्योंकि एस्टॉपल का अलग मीनिंग अलग होता है और सेल बाय एस्टॉपल का मीनिंग अलग होता है। एस्टॉपल का मतलब होता है कि कोई आपको रिप्रेजेंटेटिव बना रहा है, कोई आपको किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है, पर आप उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट आप एक क्या बोलते थे, एक्सेप्टेंस दे देते हो, दैट इज एस्टॉपल। सेल बाय एस्टॉपल इज अ डिफरेंट थिंग। सेल बाय एस्टॉपल में फिर वो आ जाएगा कि कोई आपको एजेंट बोल रहा है और आप मना भी नहीं कर रहे हो, हाँ भी नहीं बोल रहे हो, ना भी नहीं बोल रहे हो, तो सामने वाले को लग रहा है कि हाँ आप एजेंट हो, ठीक है, तो वो होता है सेल बाय एस्टॉपल। तो आई थिंक सेल वर्ड से इंस्टीट्यूट ऑड वन आउट करेगी, तो एस्टॉपल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑक्शनर क्या करता है, प्राइजेस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करता है प्रिटेंडेड बिडिंग यूज करके। ओके, प्रिटेंडेड बिडिंग यूज करके वो प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करता है। ओके, अगेन नेक्स्ट था ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में देखो नॉमिनल डैमेज, स्पेशल डैमेज और एक्सप्लेरी डैमेज, ये वाले एग्जाम्पलरी डैमेज, जो ये 3 टाइप के डैमेजेस आपके होते हैं, ये कॉमनली हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सिंबॉलिक डैमेज इज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल डैमेज, इज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल डैमेज, तो इसीलिए इसको हम एज अ ऑड वन आउट निकाल रहे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू शायद यहाँ पर अलग हो सकता है। जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय, तो जनरल ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है, क्या सिर्फ सीनियर सिटीजन इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, या कोई भी पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर इंडिक्टेड देयर इन, या फिर नन ऑफ दिस, तो कोई भी पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। रेमेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देना। हम कोई कम परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है इतने में हो जाएगा, ओके ओके करो, चलो खत्म करो जल्दी, ऐसा वाला होता है। ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एक तरीके का मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, जहां पर अगर आपको, अगेन ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आप इंटेंशनली किसी के साथ एंटर कर रहे हो, खैर मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ। कंसेंसस एडियम का मतलब क्या होता है कि हम दोनों का दिमाग सेम चल रहा है, हम सेम चीज इन द सेम थिंग इन द सेम सेंस हम यहाँ पर एग्री कर रहे हैं। चेक को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या एक प्रोमिसरी नोट है, नहीं, ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। ओके, वैसे तो इसमें दोनों के फीचर होते हैं, बट इट्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर मॉड्यूल, यू नो। इफ द वर्ड नॉट नेगोशिएबल आर यूज्ड विद द स्पेशल क्रॉसिंग इन अ चेक, द चेक इज नॉट ट्रांसफरेबल, नेगोशिएबल अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस और नन ऑफ द अबव। तो यहां पर देखो आंसर इसका नॉट ट्रांसफरेबल दिया हुआ है, नॉट ट्रांसफरेबल यहां पर दिया हुआ है, तो वही टिक करते हुए मैं चल रहा हूं। अब तुम लोग यहां पर ये भी कंफ्यूज हो सकते हो, सी भी हो सकता है इसका आंसर, नेगोशिएबल अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, पर वो देखो बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए ये यूज होता है कि अगर आप नॉट नेगोशिएबल लिख के स्पेशल क्रॉसिंग कर दो, नॉट नेगोशिएबल यूज करके स्पेशल क्रॉसिंग कर दो, तो जो ट्रांसफरर है उसके पास कोई डिफेक्ट है अगर, है ना, तो वो डिफेक्ट जो है जितना उसके पास राइट था और जितने उसके डिफेक्ट थे वही नेक्स्ट पर्सन को ट्रांसफर होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम नहीं हो सकते। तो वो किसी को एंडोर्स करेगा तो उसके पास भी वही राइट चले जाएंगे, तो इस तरीके से वो यहाँ पर चलता है। लेकिन अगर नॉट नेगोशिएबल लिख के स्पेशल क्रॉसिंग कर दी जाए चेक में, तो वो चेक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको आप अपने ही अकाउंट में डिपॉजिट करवाओगे, तो यू कैन से इट्स नॉट ट्रांसफरेबल। ठीक है, बट अगेन यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सी आंसर हो सकता है, तो ए और सी, बट ए आंसर होना चाहिए यहाँ पर। हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है बच्चों, 3 पार्टी होती है भैया, कितने बार मजाक करना पड़ेगा क्या हमको। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन द ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन करते टाइम आपको कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट पास नहीं करना चाहिए। चेक में बच्चों 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जो कि चेक बनाता है और जिसको चेक मिलता है, जिसको पैसा मिलता है। इन एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंस्ट्रक्टेड ईदर एज अ प्रोमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज एन, तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको ना आप बोल पा रहे हो कि ये प्रोमिसरी नोट है, ना आप बोल पा रहे हो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो ये क्या है, ये एक अनएम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक अनएम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट है। ओके, फिर उसके बाद द फ्रेज अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहां पर डिफाइंड है बच्चों, ये एक्सप्लेनेशन 1A ऑफ सेक्शन 6 में डिफाइंड है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा, मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी और हो सकता है बच्चे सेक्शन 6 टिक करके आ गए हो, बट नो, आप जाके एक्ट में पढ़ोगे तो वो एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर डिफाइंड है, वो भी पॉइंट नंबर ए के अंदर। ठीक है, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, ओके, एक कॉर्पोरेशन जो है वो पार्टी बन सकती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अगर उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उनको अलाउ करे तो। ठीक है,
अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर कहाँ पर वॉइडेबल है, ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वॉइडेबल है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड ड्यू टू मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ ओन कंट्री। तो आपको पता है मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ ओन कंट्री इज ऑफ नो एक्सक्यूज, मतलब आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे इंडिया के कानून के बारे में नॉलेज नहीं था, पता नहीं था, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पर ए होगा। तो ये बच्चों सारे आंसर मेरे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स हैं जो मैंने यहाँ पर टिक किए हैं, ठीक है। एक आई थिंक 42 नंबर क्वेश्चन में बस कोई डिस्क्रिपेंसी आ सकती है, अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, बिकॉज अगेन मैं 42 क्वेश्चन में नॉट ट्रांसफरेबल इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज द चेक इज रिटन हियर, ओके। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता तो मे बी माई आंसर इज डिफरेंट। ओके भैया, चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटिटी is artificially split into small equal time interval according with the concept of periodicity, कि हमको अकाउंटिंग जो पूरा हमारा टेन्योर होता है उसको छोटे छोटे पीरियड्स में बांट लेना चाहिए ताकि हम समय समय में अपने रिजल्ट्स जान सके क्या होने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा नहीं, तो सोशल कोई फ्रेमवर्क नहीं है। विच कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टली रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन, तो बैलेंस शीट आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलम इन द ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तो पेटी कैश कॉलम ऐसा कुछ नहीं होता, ये अलग बुक होती है। एक चेक आपने इशू किया एक पार्टी को 44,800 का, उसको आपने 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो अब आप इसको कैसे ट्रीट करोगे जब आप बीआरएस बना रहे हो, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कैश बुक से पासबुक जा रहे हो तो कैश बुक में आपने 2 बार चेक इशूड को रिकॉर्ड कर लिया, मतलब आपने 2 बार टिडिंग टिडिंग माइनस कर दिया है, पासबुक ने 1 बार माइनस किया है, तो कैश बुक से पासबुक आ रहे हो तो 1 बार प्लस कर दोगे, ठीक है, 1 बार प्लस करोगे तो 44,800 1 बार बस प्लस होगा, ठीक है। Which of the following is true about ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ लेजर। 47,000 आपने न्यू मशीन परचेज किया, उसका इंस्टॉलेशन में पेन किया, तो एसेट परचेज करते टाइम जो भी खर्चा होता है वो एसेट में ऐड हो जाता है। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स आपका नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है। इनमें से कौन से मेथड में डेप्रीशिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा, एसएलएम मेथड में आपको पता है कॉस्ट पे डेप्रीशिएशन का परसेंटेज लगाया जाता है, ठीक है। आपने 1,28,000 के गुड्स डोमेस्टिक यूज के लिए ले गए प्रोप्राइटर बाय द प्रोप्राइटर और उसको आपने क्रेडिट कर दिया है सेल्स अकाउंट में, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री के टाइम में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, सेल्स अकाउंट जो आपने क्रेडिट कर दिया है, और क्रेडिट क्या होगा, परचेस अकाउंट जो कि क्रेडिट होना चाहिए था, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस, तो परचेस अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, तो आंसर इसका सी होगा, ठीक है। इन अ कंसाइनमेंट प्रोफॉर्मा इनवॉइस कौन सेंड करता है, तो कंसाइनर कंसाइनी को प्रोफॉर्मा इनवॉइस सेंड करता है। अनिल ने ड्रॉ किया एक बिल जिसका वर्थ है 60,000 विजय को 1 मार्च को 30 दिन के लिए आफ्टर डेट है, आफ्टर साइट नहीं है, साइट मतलब जिस दिन साइन होता है उस दिन से एक्टिवेट होता है बिल, डेट मतलब जिस दिन बना उस दिन से एक्टिवेट हो गया बिल। तो अब ये बताओ बिल की मैच्योरिटी कब होगी, अगर ये बिल 7 तारीख को एक्सेप्ट हुआ है तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, 30 दिन मतलब 31 मार्च हो गया आपका डेट, उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर दोगे तो 3 अप्रैल आपका आंसर हो जाएगा। On honor of a bill of exchange and maturity, no journal entry is required to be passed in which of the following situation, तो जब आप बिल किसी और को एंडोर्स कर दियो तो बिल आपके पास है ही नहीं, तो पैसा मिलेगा तो आप एंट्री पास नहीं करोगे, वो पास करेगा जिसके पास बिल है, तो जब बिल एंडोर्स हो जाता है। What will be the accounting for goods purchased for joint venture by co-venturer इन केस सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, तो अगर आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन कर रहे हो, जॉइंट वेंचर के लिए कोई गुड्स परचेस कर रहे हो, तो जॉइंट वेंचर का खर्चा है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया, ऑप्शन नंबर सी कट गया, 2 ऑप्शन बचे हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। 2 अब को वेंचरर ने सामान खरीदा है तो को वेंचरर का कैपिटल बढ़ेगा जॉइंट वेंचर के अंदर, तो 2 को वेंचरर अकाउंट होगा आपका आंसर डी, ठीक है। 2 को वेंचरर अकाउंट, को वेंचरर का कैपिटल आप बढ़ा दोगे अपनी बुक्स में, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन हो रहा है। आकाश ने गुड्स परचेज किए हैं 10 लाख रुपए के, विकास ने 4 गुड्स 12,50,000 रुपए में बेच दिए हैं, बैलेंस ऑफ द गुड्स टेकन ओवर कर लिया है विकास 20% पे, तो पहले इस 10 लाख का 1/5 निकालो बैलेंस ऑफ द गुड्स, तो 1/5 आ रहा है कितना, 2 लाख। अब उस 2 लाख को 20% कम कर दो, 20% कम कर दिए तो 1,60,000, तो इतना आपको सेल से मिल गया, इतना आपको विकास से मिल गया, ठीक है। और 10 लाख रुपए का आपका गुड्स परचेज किए थे, तो आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट ऑन वेंचर पूछा गया है, तो 12.5 लाख में आपने बेचा है, 1,60,000 में विकास लेके गया है, और ये आपने खरीदे थे टोटल 10 लाख में, तो 4,10,000 का आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग मेथड ईच को वेंचर रिकॉर्ड, तो अगर आप मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो तो ईच को वेंचर क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, नहीं, क्या वो कॉमन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, नहीं, क्या हर हिज रिस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन ऑफ जॉइंट वेंचर रिकॉर्ड करते हैं, हाँ, क्या वो को वेंचर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। Which of the following is not a component of financial statement of trading sole proprietor business, तो P&L appropriation नहीं है, ये पार्टनरशिप का होता है। What is the purpose of drafting manufacturing account, हमको cost of goods manufacture निकालना होता है। While drafting financial statement, goods distributed at free sample but not yet accounted for in the books reflected in which of the component, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, आपको एडजस्टमेंट में नीचे लिखा हुआ है कि आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ फ्री सैंपल, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट आता है P&L में और परचेज आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आपकी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में और P&L अकाउंट में, ठीक है, ओके।
आउटस्टैंडिंग वेजेस का अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसको कहाँ डालोगे, एक ही जगह जाएगा, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा, ठीक है। राम इन राम स्टेशनरी बिजनेस 2023-24 वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड 4 लाख है, 20 लाख की सेल है, 25% जीपी ऑन कॉस्ट है और परचेस 24 लाख रुपए की है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड? तो पहले अगर मैं बात करूं, ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड 4 लाख का है, 20 लाख रुपए की सेल्स है, 24 लाख रुपए का परचेज है, ठीक है। और जीपी ऑन कॉस्ट है बच्चों 1/4 ऑफ कॉस्ट यानी कि 1/5 ऑफ सेल्स है। तो इसका 1/5 निकाल लेता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 20 लाख डिवाइड बाय 5, 4 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना आ जाएगा, 24 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख माइनस 20 लाख, दिस विल कम आउट टू बी 12 लाख। तो 12 लाख इज योर क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ओके, समझ में आया? 1/4 ऑफ कॉस्ट था तो 1/5 ऑफ सेल्स हो जाएगा वो, ठीक है। तो सेल्स का 1/5 ले लेना। फिर उसके बाद ट्रेडमार्क क्या है बच्चों, इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। मधुस ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च कंटेन द फॉलोइंग आइटम, 12% बैंक लोन है, 2022 में लिए थे पर अभी तो 24 चल रहा है, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया गया 20,000 रुपए का। कितना अमाउंट आप डेबिट करोगे पीएनएल में? सिंपल है बच्चों, 2 लाख का 12% तो 24,000, 24,000 आप डेबिट करोगे पीएनएल अकाउंट में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया 1 जुलाई से लिया गया है लोन तो प्रपोर्शनेट नहीं करोगे क्या? मैंने कहा बच्चों 23-24 का पूछ रहा है वो, 22-23 का नहीं पूछ रहा है। 22-23 का पूछता तो करते, 23-24 का पूछ रहा है, पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। सब्सक्रिप्शन ऑफ अ सोशल क्लब फॉर द ईयर 2023-24 अपीयर इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 87,000, ठीक है। तो इनकम एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर आप बनाओगे तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिख रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 87,000, ठीक है। ओके, एरियर सब्सक्रिप्शन है बच्चों 31 मार्च 2023 यानी कि ओपनिंग है 10,000, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग ना, तो ओपनिंग है 10,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 12,000, ओपनिंग एडवांस है 11,000 और क्लोजिंग एडवांस है 8,000, ठीक है। तो ये आपसे पूछेगा पक्का, ये बता दो कि कितना हमको रिसीव हुआ है इस साल। तो ये हमको रिसीव हुआ है बच्चों 82,000, 82,000, ओके। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव 82,000 एज अ बैलेंसिंग फिगर, ओके। तो देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का 87,000 आपको बताया था। एरियर सब्सक्रिप्शन मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस 10,000 डेबिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस 12,000 क्रेडिट साइड में सब, और एडवांस सब्सक्रिप्शन 11,000 रुपए आपका क्रेडिट साइड में और 8,000 रुपए आपका डेबिट साइड में, ओके भैया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ एनपीओ इज इन द नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट, वी नो दैट। लाइफ मेंबरशिप फीस अगर कैपिटल रिसीव की तरह ट्रीट कर रहे हो तो आप उसको कैपिटल फंड ऑफ बैलेंस शीट में ऐड कर देते हो, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बच्चों किस पे कैलकुलेट करते थे हम लोग? डेटर्स में से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस कर देते थे, क्योंकि ऐसे डेटर्स जो बैड डेट्स करने वाले हैं हम उनको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे तो वो हम माइनस कर देते थे। जग्गू ने गुड्स परचेज की 80,000 रुपए के 10% के ट्रेड डिस्काउंट में 5% की कैश डिस्काउंट में, तो परचेज अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा बच्चों? वेरी सिंपल, 80,000 माइनस 10% 72,000, परचेजेस अकाउंट डेबिट 72,000 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, और वो जो डिस्काउंट होगा ना 5% वाला, वो 72,000 का 5% यहां पर आएगा, ठीक है। ओके, तो ये फाइनेंस चार्ज होता है। गुड्स परचेज फ्रॉम लोकेश लिमिटेड बट रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर द रिजल्ट विल बी। जीपी में क्या इंपैक्ट होगा बच्चों? अगर आप गुड्स परचेज करके लाए तो आपको परचेज अकाउंट डेबिट करना था पर आप गलती से उसको सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर दिए हो। तो अब मेरे को एक बात बताओ, एक आइटम जो डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट ही हुआ है पर गलत अकाउंट में हुआ है, और अगर आप उसको करेक्ट कर दोगे तो क्या उससे जीपी में कोई फर्क पड़ेगा? प्रोवाइडेड वो दोनों आइटम आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ही आते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, सेल्स रिटर्न आप डेबिट साइड लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, परचेज आप डेबिट साइड ही लिखते हो। तो यहां से उठ के कुछ अमाउंट यहां चला गया, यहां से कम होके यहां बढ़ गया, तो उससे जीपी में कोई फर्क पड़ेगा? जीपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉफ्टवेयर एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट ओपन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर? तो कंसाइनर की बुक में कौन सा अकाउंट ओपन नहीं होता? इसमें आंसर कमीशन होगा। मेरे को पता है तुम लोग लड़ाई करोगे कि क्यों नहीं ओपन होता कमीशन, क्योंकि बच्चों इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया। यहां पर एक्चुअली कमीशन रिसीव्ड होना चाहिए था, पर इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया और रिसीव्ड वर्ड डालना भूल गए। तो कंसाइनमेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, गुड्स सेंट और कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट, ये चारों अकाउंट बनते हैं कंसाइनर की बुक्स में, चारों अकाउंट बनते हैं कंसाइनर की बुक्स में। पर मैं आऊंगा तो मैं कमीशन अकाउंट टिक करके आऊंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने मॉडिफाई किया और बीच से रिसीव्ड वर्ड हटा दिया कमीशन अकाउंट से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा सत्य वचन है? तो देखो,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये सच है। कंपेरेबिलिटी क्या एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है? नहीं। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन? नो, इट इज ओनली कंसर्न विद मॉनेटरी आइटम्स। जॉइंट वेंचर गोइंग कंसर्न है? बिल्कुल भी नहीं, कुछ महीनों में बंद हो जाएगा। ठीक है। मैनेजर को हम 2% का प्रॉफिट पे कमीशन देने वाले हैं आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। अगर प्रॉफिट 1,08,000 है, आईओसी 6,000 माइनस करने के पहले, तो बताओ मैनेजर्स का कमीशन कितना होगा? तो बच्चों बाय डिफॉल्ट इसमें आंसर ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं हो रहा। पर अगर मैं बताऊं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के पहले, कायदे से अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होने के पहले मैनेजर को कमीशन मिलना चाहिए नेट प्रॉफिट से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बट ठीक है, तुम लोगों को पता है इंस्टीट्यूट का क्या हिसाब किताब है, तो आई डोंट थिंक मुझे तुमको बताने की जरूरत है, पर आंसर इसका 2000 आ रहा है। ओके। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 70,000 है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 7,000 है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये हो गया रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 7,000 है। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन वॉज सोन है 75,000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आपसे पूछ रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो ये हो जाएगा 75,000 प्लस 7,000 माइनस 70,000, यू विल गेट 12,000। ओके, ठीक है। अब देखो बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, यानी कि 25,000 रुपए क्रेडिट पॉजिटिव बैलेंस है। चेक इशूड 9090 का, बट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एट 9,900। फाइंड द बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बोल रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं। पासबुक ने 9090 माइनस किया है, पर कैश बुक ने 9,900 माइनस किया है। हम पासबुक से कैश बुक के पास जा रहे हैं, तो जो कैश बुक कर रहा है वही कर रहा है, तो हमको माइनस करना पड़ेगा इतना अमाउंट, और जो दोनों का डिफरेंस है, जो दोनों का डिफरेंस है 810 हमको माइनस करना पड़ेगा यहाँ। तो 25,000 माइनस 810, ये आ जाएगा 24,190। और ऑब्वियसली ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस आएगा 24,190। ठीक है, हमको माइनस करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओ तो देखो पासबुक में बस इतना ही अमाउंट माइनस हुआ होगा, तो इसलिए 25,000 दिख रहा है। कैश बुक में इतना 810 रुपए ज्यादा माइनस हो गया है, ज्यादा माइनस हो गया है। क्या हुआ है? चेक इश्यू हुआ है ना बच्चों, तो ज्यादा माइनस हो गया, तो ज्यादा माइनस हो गया, तो इसमें कुछ 810 रुपए कम दिख रहा है ना कैश बुक में। ओके। CS6 किससे डील करता है? मटेरियल कॉस्ट से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट यूनिट एप्लीकेबल फॉर सर्विस सेक्टर? क्यूबिक फीट। ठीक है, पैसेंजर लगता है, टन भी लगता है, और रूम भी लगता है, रूम डेज। विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर रेडीमेड गारमेंट्स? बैच में बनता है रेडीमेड गारमेंट्स। द अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर चार्जेबल आवर्स ऑडिट फर्म। अब सब मॉड्यूल का है ना, सब मॉड्यूल के क्वेश्चन है। द मेथड ऑफ कॉस्टिंग एप्लीकेबल फॉर हॉस्पिटल, आपको भी पता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और ये जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का फुल फॉर्म पूछा गया था। कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ फैक्ट्री रेंट गिवन। प्राइम कॉस्ट आपका 6,50,000 रुपए का है, और प्राइम कॉस्ट में हम क्या प्लस करते हैं? फैक्ट्री के ओवरहेड्स प्लस करते हैं, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है जो कि हमको दे के रखी 200% ऑफ प्राइम कॉस्ट, यानी कि 13 लाख। तो अगर आप ये 13 लाख में से 6,50,000 माइनस कर दोगे तो 6,50,000 आ जाएगा फैक्ट्री का ओवरहेड्स। अब इस फैक्ट्री के ओवरहेड्स में डेप्रीसिएशन भी है 2.5 लाख का, तो वो आप हटा दो, और पावर एंड फ्यूल भी है 1,70,000 का, तो ये आप हटा दो, तो बचा हुआ पोर्शन आपका क्या आ जाएगा? फैक्ट्री का रेंट आ जाएगा, माइनस 2,50,000 माइनस 1,70,000। भैया आप इतना फास्ट फास्ट क्यों करा रहे हो? बेटा आप लोग को एंजॉय भी तो करना है, पेपर खत्म हो गया, इंजॉय करोगे ना। अगर आप तुरंत तुरंत आंसर देख रहे हो, यू वांट टू एंजॉय, ठीक है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ये सब तो करके आए हो, अभी अभी तुम लोग एग्जाम में बस आंसर चेक कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट? इनमें से कौन से आइटम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं होते? डोनेशंस नहीं होता, कलेक्शन एक्सपेंसेस नहीं होता, ऑडिट फीस नहीं होती, ऑल ऑफ दिस कुछ भी इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन द बुक पब्लिकेशन। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, क्योंकि ये है डायरेक्ट मटेरियल, ये है डायरेक्ट लेबर, और ये है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ अबव होना चाहिए था। आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर तुम कुछ भी टिक करके आ जाओ, तुम्हारा आंसर सही होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप बुक पब्लिकेशन कर रहे हो, तो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या हैं? तीनों ही हो सकते हैं। गिवन दैट द वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 2 लाख, रॉ मटेरियल परचेज 1.5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 80,000। ठीक है, तो कैलकुलेट द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन नहीं है, ठीक है, परचेजेस आपको गिवन है 1.5 लाख का, और क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 80,000 का, इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 2 लाख। तो 2 लाख में आप 80,000 प्लस करोगे, प्लस 80,000 माइनस करोगे 1.5 लाख, तो ये आ जाएगा 1,30,000 इज योर ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। कॉस्टिंग इज एन अडॉप्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। कौन सा है? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ठीक है,
डायरेक्टली मॉड्यूल से पिक करके पूछा गया यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन आउटपुट, बिल्कुल ही फॉल्स है। फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में सेम रहता है और पर यूनिट बेसिस पे जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जाओगे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिक्स कॉस्ट आपका 1 लाख ही रहेगा, आप आउटपुट बढ़ा लो 10,000 से 20,000 कर लो, खुद देख लो पर यूनिट बेसिस पे कम होता जाएगा। आप आउटपुट बढ़ाते जाओगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे कम होता जाएगा। ठीक है, कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू मटेरियल, एम्प्लॉय और एक्सपेंसेस कॉस्ट बाय देयर नेचर, और नेचर का मतलब हो गया बिहेवियरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, वेजेस फॉर एबनॉर्मल आइटम आर चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल, आपको पता है कोई भी एबनॉर्मल आइटम से रिलेटेड खर्चे होंगे उसको आप कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाओगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, तो कैश डिस्काउंट हो, बैंक इंटरेस्ट हो, डोनेशन हो, ये इनमें से कोई भी आइटम कॉस्ट शीट में यहाँ पर नहीं आते हैं बच्चों। तो इसी के साथ आपका जो लॉ और अकाउंट्स वाला पार्ट है तुम्हारा जून 2024 अटेम्प्ट का सीएमए फाउंडेशन का क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। बाकी आपको कोई डाउट है, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। तो बस बच्चों इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।